ہے سابق वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ लंदन के हार्ली क्लिनिक के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वाक़े के बारे में सुना तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं सारे फैक्ट्स मालूम करूं, हक़ाइक़ मालूम करूं, और हक़ाइक़ उनसे बात करने से मुझे मालूम हो सकते थे और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं कोई भी बात तस्दीक किए बगैर या तहकीक किए बगैर करने में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने उनसे बात की और वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि ISI के जो दफ्तर है यहाँ पे मुल्तान में, वहाँ मुझे बुलाया गया एक से ज़्यादा मरतबा, और वहाँ मुझे ये कहा गया कि मैं मुस्लिम लीग का टिकट छोड़ दूँ और मुस्लिम लीग के टिकट पे मैं इलेक्शन ना लड़ूँ तो मेरी जान बचेगी, वरना मेरी जान को भी ख़तरा है, मेरे कारोबार को भी ख़तरा है और मेरे बच्चों को भी ख़तरा है। ये बातें सारी उन्होंने मेरे साथ कही। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा वहाँ आप दफ्तर गए थे उनके ISI के? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ISI के दफ्तर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उन्होंने एक कर्नल का नाम लिया था जो मेरे पास लिखा हुआ है। मैंने वो कर्नल का नाम नहीं बताया, तो अगर ज़रूरत महसूस हुई तो उस कर्नल का नाम भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है और क्यों हमारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि या टिकट छोड़ दो, मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन मत लड़ो, और या PTI को ज्वाइन करो या फिर इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ो। अब आपके सामने राजनपुर की भी मिसाल है। राजनपुर के अंदर जो हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवार और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, उनको मजबूर किया गया और शेर के सिंबल को जीप में बदल दिया गया। अब किसने शेर का सिंबल जीप में बदलवाया है और क्यों कर बदलवाया है भाई? वो जब हमारे मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर थे, उन्होंने क्यों टिकट जो है वो सरेंडर किया और क्यों टिकट छोड़ा, और किसने उनको जो है वो जीप का सिंबल लेने पे मजबूर किया, और जीप का सिंबल वाले कौन लोग हैं जिनको जीप का निशान अलॉट हो रहा है? ये कौन लोग हैं? मेरे ख्याल है कि इसकी तह तक में भी हमें जाना चाहिए, और वो कौन लोग हैं जो जीप का सिंबल लेके दे रहे हैं, और वो एक अलग कोई ग्रुप बनाने की कोशिश हो रही है। मुझे ये अपना अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, ये ऐसा ही लगता है जैसे कि सेनेट के अंदर जो कुछ लोगों को वहाँ पर दाखिल करवाया गया, मेंबर बनवाया गया, और फिर उसके बाद जो है वो मौजूदा जो चेयरमैन सेनेट है उनको चेयरमैन बनवाया गया। ये मेरी बात सुने, अगर आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे या तो वो जवाब देने दें, वरना फिर सबके सवाल लेंगे आप। सवाल के अंदर दूसरा सवाल, फिर तीसरा सवाल, वो बात ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं काम करना चाहिए, और ये बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि ये आइन कानून के खिलाफ है, और इसकी सबकी जांच पड़ताल एक दिन होगी, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये इलेक्शंस को मुतनाज़ा ना बनाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अब तवक्को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उठती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, और आप खुद जानते हैं कि इसकी बुनियाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब ने रखी है, और उसको आगे लेके अब दूसरे इदारे आगे चल रहे हैं, और ये बहुत दुख भरी ये कहानियां हैं, अफसोसनाक हैं, और इससे जितना भी इससे इज्तनाब किया जाए, ये मुल्क को कौम के हक में उतना ही बेहतर होगा। आपने फिर वज़ीर आज़म बनना है। आज वो जो रावलपिंडी में हॉस्पिटल है, वहाँ पर वो और शेर रशीद और वो एक साथ नजर आए। आप क्या समझते हैं कि ये प्री वोटिंग का है कि इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान चीफ जस्टिस का एक पॉलिटिकल लीडर के साथ नजर आना? देखें, अफसोस तो इस बात का है कि जो शख्स दिन रात हमें गालियां निकालता है,
उसके साथ चीफ जस्टिस साहब अस्पताल में नज़र आते हैं इकट्ठे, और जो शख्स जिसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए था, और मेरे ये ख्याल है कि वो बिल्कुल एक क्लियर केस था डिस्क्वालिफिकेशन का, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। और फिर आप ये भी जानते हैं कि उस केस में जस्टिस फाइज ईसा साहब ने क्या लिखा है, क्या रिमार्क्स पास किए हैं, क्या उन रिमार्क्स को इसी तरह से इग्नोर करना चाहिए, नज़रअंदाज करना चाहिए, या उसकी तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर आप देखें अभी कराची बार एसोसिएशन जो है, कराची बार ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया, जरा वो भी पढ़ लें कि वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अभी आप देखें, मैं अभी बात कर रहा था, ये सब चीज़ें जो है ये किस तरफ निशानदेही करती हैं। अभी आज शायद आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है, एक खत भी पढ़ा है मैंने कसूर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का, वो आप भी जरा काइंडली उसका पढ़ा है आपने? तो ये मुझे आप बताएं कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स का और डेप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि इनको इजलास में बुलाया जा रहा है, जुडिशरी तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और ये किस तरह से एग्जीक्यूटिव के कहने पे या किसी और इदारे के कहने पे ये वहाँ पे हम जाएं, और जाके उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये हम नहीं जाएंगे, और ये इस तरह से ये मीटिंग्स नहीं बुलाई जानी चाहिए। कौन बुला रहा है मीटिंग्स? आपको ये भी पता है कि जिसने ये मीटिंग बुलाई है, तो ये जिस भी अफसर ने ये फौजी अफसर ने जो मीटिंग बुलाई है, उनको नहीं बुलानी चाहिए। वो उनके जो ओथ है उनका अपना, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। मैंने अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान के अंदर भी बात कही थी कि मैं फौज के बतौर अदारे की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, और मेरे दिल में बेहद एहतराम है उन शहीदों का जो जाके जो बॉर्डर पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपनी जान कुर्बान करते हैं, जो दहशतगर्दी की जंग में अपनी जान कुर्बान करते हैं। उनका मेरा ख्याल है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उनकी जो इस कुर्बानी का उसका कोई उसके लिए उनको हदिया तबरीक पेश कर सकूं। उससे बहुत आगे माशाल्लाह उनकी कुर्बानी है, लेकिन बहुत सारे इन्हीं पाकिस्तानी फौज बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन वो लोग जो अपनी ओथ को डिफाई करते हैं, जो अपनी ओथ के खिलाफ जाते हैं, क्या वो भी फिर हमारे लिए काबिल एहतराम है? ये बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ये इस मामले में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है इलेक्शनों में, ये जो लोग कर रहे हैं वो अपने ओथ की डिफाइंस कर रहे हैं, वो अपने हल्फ के खिलाफ, उसकी स्पिरिट के खिलाफ जा रहे हैं, और ये किसी तौर पे भी मुझ जैसे मुहिब्बे वतन इंसान को गवारा नहीं है। और इसका बारे में अगर मैं जो भी बात करूंगा, मैं हक बजानिब हूँ, अपने आप को हक बजानिब समझता हूँ, और ये आज सिर्फ मेरी थिंकिंग नहीं है, ये करोड़ों पाकिस्तानियों की ये सोच है आज। और मैं आज उन लोगों को मैं मायूस नहीं करूंगा। मैं जिंदगी के बदतरीन और मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा हूँ। इंतकाम के मेरे खिलाफ जो इंतकाम की आग है कई लोगों के दिलों के अंदर, सीनों में, मैं वो मुझ पे बरस रही है और मैं उससे गुजर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को मैं हर कुर्बानी में उनको कहना चाहता हूँ कि मैं हर कुर्बानी दूंगा, लेकिन आपके हकूक की तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह मैं आपका पूरा साथ दूंगा, और मैं इंशाल्लाह उस पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये मेरा कौमी माशाल्लाह ये फर्ज है। और ये जो मैंने कहा है पाकिस्तान के अंदर के वोट को इज्जत दो, ये ऐसे नहीं कहा मैंने। वोट को अब इज्जत देनी होगी, और मैं इंशाल्लाह कौम को मायूस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे अपने वाइफ के इलाज मुआलजे के हवाले से मौजूद हूँ, और अगर उनको कोई उनकी बीमारी कोई
اگر عام نوعیت کی ہوتی تو میں شاید یہاں اتنے دن نہ رہتا, لیکن ان کی اس وقت زندگی موت کی کشمکش میں ہے وہ, تو میں ان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر کس طرح سے میں جاؤں. لیکن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے وہ سٹیبل ہوتی ہیں میں ضرور جاؤں گا اپنے ملک. میں اپنا کردار, میں اپنا فرض ضرور ادا کروں گا. اپنے ذاتی جو میرے ذمہ داریاں ہیں, میں قومی ذمہ داریوں کو اس پہ مقدم سمجھتا ہوں, اور میں انشاءاللہ ضرور پورا کروں گا. اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنا جو ہے نا وہ اپنے پاکستانی قوم کو, بھائیوں کو, بہنوں کو میں انشاءاللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. آپ لوگوں نے آپ کے بیان پہ, آپ کے ووٹوں کی عزت پر نعرے پہ انہوں نے بلیو کیا, وہ لوگ اب آپ کی واپسی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں, آپ کے ووٹر, اور وہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ, اور عام لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو واپس آنا چاہیے, اور مریم بی بی کو. کیا آپ جیسے ابھی آپ نے کیا مایوس کریں گے, یا آپ کب تک واپس کا ارادہ رکھتے ہیں, جبکہ آپ کے امیدواروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور آج جو کچھ ہوا, کیا یہ سب کچھ سپریم جوڈیشل کونسل میں جا سکتا ہے؟ جو الیکشن ہو رہے ہیں اور چیف جسٹس کمپین پہنچانے چلے گئے ہیں, کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے ایک پرفیکٹ کیس ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس میں آج سنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے پنجاب گورنمنٹ کو لکھا ہے کہ آپ ان چیزوں کو روکیں. پنجاب گورنمنٹ کے ہاتھ میں کیا ہے, وہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جہاں سے ہو رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو وہاں خط لکھنا چاہیے, یا ان کو بلانا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے. اور دوسرا رہا کہ جو مخالفین, ان سے تو آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں الیکشن کیمپین ان کی اٹھ نہیں رہی. اور لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ادھر سے خواجہ آصف صاحب جاتے ہیں دفتر کے افتتاح کے لیے, شاید خاقان عباسی صاحب جاتے ہیں دفتر کھولنے کے لیے, وہاں ہزاروں لوگ ماشاءاللہ جمع ہو جاتے ہیں. ان سے تو ابھی کنونشنل ہال نہیں, اپنا وہاں بندے نہیں بھر سکتے وہ, جو اسلام آباد میں کل انہوں نے کہا ہے. اور تو باقی اپنا ان کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لوگ چاہتے ہیں آپ لیڈ کریں, لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لیڈ کریں, چھوڑ کر بلایا جا رہا ہے. اس سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاڈلے کو آپ وہ سپورٹ نہیں کر رہے؟ بائیکاٹ کا آپشن کیا ہے؟ آپ الیکشن کے بائیکاٹ کا بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی کیا پالیسی ہے, ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, کیا مسلم لیگ یہ آپشن کھلا رکھے گی؟ ہم الحمدللہ آج ایک نئے جوش و جذبے میں ہے. قوم کا ذہن آج ماشاءاللہ بالکل دیکھ رہا ہے, دل جانتا ہے, ان کا دل و دماغ اور دل کے اندر ماشاءاللہ آج جو ہے وہ ایک تبدیلی آ چکی ہے. قوم کسی قیمت پہ الیکشنز کو رگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی, یا یہ دھاندلی کو برداشت نہیں کرے گی. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, اور میں بات کر رہا ہوں بڑے ہمت اور ضبط کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اور اپیل کر رہا ہوں, میں بار بار اپیل کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کا کام نہ کرنا, اس طرح کی دھاندلی نہ کرنا, یہ ریگنگ نہ کرنا. میں اپیل کر رہا ہوں تمام ان اداروں کو اور تمام ان لوگوں کو جو آج تک اس کے مرتکب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ ذمہ داری اپنی نبھانی چاہیے, اور ملک کے اندر ایسی کوئی کیفیت نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے جس سے انتشار کا خطرہ ہو. شعیب نثار صاحب کے بارے میں ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. آج سے کئی سال پہلے کی یہ بات ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 35 سال تک آپ ان کو اتنا سپورٹ لے چورا گھونپ رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اندر سے توڑا جائے, اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آج تک, اور دھرنوں میں بھی ان کا کردار جو آپ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج تک کبھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. تو بہت ان کی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں اور دکھ ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے, لیکن میں نے آج تک کبھی اس کا جواب نہیں دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے ذمے اور بہت بڑی بڑی اپنا چیزیں ہیں, اور میں اس کی طرف ہی اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں نا,
यहाँ पर कहा जाता है जी कि डॉलर जो है वो महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, 120-25 पे अगर गया है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जब हम छोड़ के गए थे उस वक्त तो 130 पे था, 4 पे था, और 104 पे रहा है 2013 से लेके हमारी हुकूमत जाने तक, मेरे जाने तक। और लेकिन जब इस तरह के फैसले आए तो फिर ये आप देख लें, ना सिर्फ डॉलर जो है वो अपना 104 से बढ़ के अब 120-25 पे चला गया है, और फिर जी आप देखें महंगाई कितनी बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, स्टॉक मार्केट कहाँ थी और कहाँ इतनी नीचे आ गई है, और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो तरक्की की रफ्तार कम हो गई है। ये इनका मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, और सिर्फ ये डॉलर के बढ़ने से खरबों रुपया, 1700 अरब रुपया, विच मीन्स के 17 खरब रुपया का आपको नुकसान होगा, जो आपके लोन्स पे करने में आपको नुकसान होगा। 800 अरब रुपया फी साल आपको इंपोर्ट्स के अंदर नुकसान होगा। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे आज बताएं किसकी जिम्मेदारी है? अगर 4 साल रुपया स्टेबल रहा है डॉलर के मुकाबले में, तो फिर पिछले 8-10 महीनों में क्यों इतनी तब्दीली आई है? इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? लिस्ट में डाल दिया गया पाकिस्तान को। ये जो आप गालबन फाटफ की बात कर रहे हैं, मैं FATF इसकी मैं इंशाल्लाह 1-2 रोज में आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी एक ऐसा इशू है, आज मैं इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता। ये अपना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, इसका ये भी आप देखें, हम आए थे तो ये ब्लैक में था, और फिर हमने इसको ब्लैक से 2015 में हमने 2014 में ब्लैक से इसको ग्रे करवाया, और फिर 2015 में ग्रे से वाइट हुआ। क्या वजूहात है? क्या वो अवामिल है जिससे अब दोबारा ये वाइट से ग्रे में आया है? और कौन है इसके जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार कौन है? ये ऐसे वो सवालात हैं जिसका मुझे भी जवाब चाहिए, जिसका पाकिस्तानी कौम को जवाब चाहिए। एक ऐसा इशू है जो बहुत दुख वाला इशू है, लेकिन इसमें मैं कुछ बात मियां साहब, आपका अपने वोटर्स और उम्मीदवारों के लिए क्या पैगाम होगा जो ऑन ग्राउंड वोट मांग भी रहे हैं और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं इतने सख्त हालात में? आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तरफ से उनको क्या अब इसको मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान 70 सालों के बाद तब्दील जा रहा है। हार्ली क्लिनिक के बाहर नवाज शरीफ मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर होते ही वतन वापस आ जाऊंगा। हमारा फर्ज है कि हम अपने मुल्क को इस रुसवाई से बचाएं, इस तजलील से बचाएं, और उसके लिए जो है वो हम सबको अब एक नुक्ते पे इकट्ठा होना पड़ेगा, और वो है वोट को इज्जत दो। अगर इस पे हम सब इकट्ठे हो गए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ की जो घिनौना ये जो खेल है, ये इंशाल्लाह फिर अपने इख्तिताम पर पहुंचेगा। और उसके लिए मैंने कहा है कि मेरी जिम्मेदारियां हैं, आप कर रहा हूँ। आज उसी के सिलसिले में मैं लंदन में मौजूद हूँ। मेरी कौमी जिम्मेदारियां हैं, मैं इंशाल्लाह उनको भी पूरी तरह से अदा करूँगा। मियां साहब, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, आप देख रहे थे लंदन के हार्ली क्लिनिक अस्पताल के बाहर नवाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि कुलसूम नवाज की तबीयत बेहतर हो जाएगी तो वतन वापस आ जाऊंगा और अपना फर्ज पूरा करूंगा।